के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा 4 वेरिएबल के मैप का कॉन्सेप्ट। उसके अंदर हमने ये देखा कि ग्रुपिंग कैसे बनाई जाती है, एसओपी और पीओएस से कैसे डील करते हैं, डोंट केयर को कैसे इंक्लूड किया जाता है। अब उसके बाद हमने उसी लेक्चर के अंदर देखा इवन और ऑड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि एक्सओर और एक्सनोर को डायरेक्टली कैसे पहचाना जाता है के मैप के अंदर। उसके बाद हमने ये देखा कि लॉजिक ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं मिनटर्म और मैक्सटर्म पे, जिसमें मेनली 3 ऑपरेशन की हमने बात की, एंड, और एक्सओर। ठीक है, एंड में मैंने बताया कि दोनों मिनटर्म्स का क्या लेते हो, इंटरसेक्शन, और में देखा हमने यूनियन, और जोर में हमने देखा जो अनकॉमन मिनटर्म्स होते हैं जो दोनों में इंडिविजुअल हो, दोनों के बीच कॉमन ना हो, उन मिनटर्म्स के कलेक्शन को बोल देते हैं एक्सओर। ठीक है, तो 4 वेरिएबल के मैप के अंदर उतना ही कवर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट के मैप की बात करते हैं, जो कि है अपना 5 वेरिएबल के मैप। 5 वेरिएबल के मैप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है, बट अदर एग्जाम्स के अंदर काफी रेलिवेंट होता है। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास 5 वेरिएबल हैं तो मैं ये पूछता हूं कितनी मिनटर्म्स बन सकती हैं, 2 की पावर 5 मिनटर्म्स आ सकती हैं, यानी कि 32 मिनटर्म्स। और 32 मिनटर्म्स का मतलब है 32 सेल्स इन के मैप। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कोई फंक्शन दिया है 5 वेरिएबल का a b c d e, इसको शैनन एक्सपेंशन थ्योरम लगा करके ऐसा लिखते हैं a डॉट f 1 b c d e प्लस a बार डॉट f 0 b c d e। अब इसके अंदर इंडिविजुअल फंक्शन में देखो कितने वेरिएबल रह गए, 4, और इसमें भी कितने रह गए, 4, क्योंकि 5वां वेरिएबल फिक्स कर दिया 1 पे या 0 पे। अब इसका मतलब है 4 वेरिएबल का मतलब है इस वाले के मैप में कितने सेल्स होंगे, 16 सेल्स होंगे, और इसके अंदर भी कितने होंगे, 16 सेल्स होंगे। यानी कभी भी 32 सेल्स का के मैप बनाने की जगह हम लोग बेटर क्या करते हैं, हम लोग उसको 2 4 वेरिएबल के मैप में तोड़ देते हैं, या 2 16 सेल वाले के मैप के अंदर तोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो पहले वाला के मैप है, के मैप 1, इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकती है, 1 0 0 0 से लेके 1 1 1 1, क्योंकि पहली बिट तो फिक्स है ना 1 पे, तो ये क्या हो गया 16 और ये हो गया 31। के मैप 2, इसमें पहला वेरिएबल फिक्स है 0, तो बाकी के 4 वेरिएबल कहां जा सकते हैं, सारे 0 से लेके सारे 1 तक, तो 0 से 15, यानी एक के मैप में 0 से 15 तक की मिनटर्म्स को इंक्लूड करूंगा और दूसरे में 16 से लेके 31 तक। ठीक है, तो देखो जैसे 2 के मैप हैं तो 4 वेरिएबल में तो एडजेसेंट सेल्स का कांसेप्ट हमें मालूम है। अब मैं 5 वेरिएबल में भी एडजेसेंट सेल का कांसेप्ट तुम्हें बता रहा हूं कि 5 वेरिएबल में एडजेसेंट सेल कैसे देखे जा सकते हैं। ये मेरे पास 4 वेरिएबल का के मैप हो गया, सपोज फॉर a इक्वल टू 0। एक और 4 वेरिएबल का के मैप हम बनाएंगे फॉर a इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 के मैप बनेंगे, a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1। अब लेकिन ये दोनों के मैप है तो एक बड़े के मैप का हिस्सा, 32 सेल वाले के मैप का हिस्सा है। इसका मतलब इन दोनों को इंडिविजुअल के मैप की तरह ट्रीट नहीं करना है, इनके बीच में भी कॉमन टर्म्स देखनी है। जैसे मान लो ये वाला एक पेयर तुमने इस मैप में बनाया और यही पेयर इस मैप में भी बन गया,
तो इसको बोलेंगे हम लोग एडजेसेंट सेल्स। अगर आइडेंटिकल पेयरिंग दोनों के मैप में बनती है तो एक चीज देखो, एक के मैप के साथ क्या आ रहा है, ए, एक के साथ आ रहा है ए बार। अगर देखो एक टर्म पहले के मैप में बनी बीसी और दूसरे में भी बनी बीसी, तो ये क्या हो गया, बीसी, ये बन गया बीसी, यानी क्या एलिमिनेट हो गया इसमें से, ए। तो इसका मतलब ये हुआ जब कभी दोनों के मैप में सेम टर्म बन रही हो तो एमएसबी को गायब कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना, सेम ग्रुपिंग इन टू के मैप्स देन रिमूव एमएस। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए दोनों के मैप में सेम टर्म बन जाए तो एमएसबी को रिमूव कर देंगे। जैसे देखो अगर ऐसा एक क्वाड बन रहा होता और ऐसे ही एक क्वाड यहां बन रहा होता तो भी इसे क्या बोल देते, इसे हम बोल देते एडजेसेंट सेल। और इसमें भी क्या रिमूव हो जाता है, एमएसबी। एमएसबी कौन सी है, ए। तो इस तरह से ये भी चेक करना है, एक एक के मैप में इंडिविजुअल तो ग्रुपिंग बनानी है, बट कोशिश ये भी करना कि दोनों के मैप में जितनी सिमिलर ग्रुपिंग बन पाए उतना अच्छा होगा, ताकि हम लोग वेरिएबल को एलिमिनेट कर पाए। अब देखो नंबरिंग कैसे करते हैं, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। ये तो चली रही थी जो 4 वेरिएबल में थी। अब 1 वाले में कहां से शुरू हो रही है, 16 से 31, 16 17 19 18 20 21 23 22 24 25 27 26 28 29 31 30। ठीक है, यानी सीक्वेंस में चलते हैं बट लास्ट वाला एक्सचेंज कर देते हैं, और ऐसे ही सेकंड रो के बाद फोर्थ रो में लिख के फिर किस में आते हैं, थर्ड रो में। ठीक है, तो ये नंबरिंग रहेगी दोनों के मैप में, और कोशिश ये की जाएगी दोनों के मैप में सेम ग्रुपिंग बनाए, ताकि किसे रिमूव कर पाए, एमएसबी को या फिर ए को। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि 5 वेरिएबल के मैप को डील कैसे करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि 5 वेरिएबल का एक फंक्शन है ए बी सी डी ई, और इस फंक्शन के अंदर मिन टर्म्स अब कौन कौन सी गिवन है ये ध्यान से लिखना, 0 2 3 10 11 12 15। ठीक है, 16 17 18 19 20 21 26 27। अब इसका मुझे मिनिमाइजेशन करना है और साथ ही साथ इसका लॉजिक एक्सप्रेशन पता लगाना है। अब मैंने क्या बोला, 2 के मैप बनेंगे भाई, एक बनेगा जब एमएसबी को 0 रखोगे। ठीक है, वो तो बस मैंने एडजेसेंट सेल बनाने के लिए टिल्टेड बनाया था, वैसे के मैप पहले की तरह ही बनाओगे, ऐसा मत सोचना कि इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट है कि हम लोग टिल्टेड ही बनाए। तो मैंने बताया था दोनों के मैप एक के सामने एक रखोगे तो तुम्हें एडजेसेंट सेल नजर आते हैं। ठीक है, पहले की तरह नंबरिंग, ये a इक्वल टू 0 के लिए है 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। अब दूसरा के मैप बनेगा जो a इक्वल टू 1 के लिए बनेगा,
इसमें भी देखो सेम ही चलेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहां नंबरिंग कैसी होगी, 16 17 19 18 20 21 23 22 24 25 27 26 28 29 31 30। ठीक है, और ये वाला किसके लिए है, ये है a = 1 के लिए। अब जरा इसमें मिन टर्म्स प्लेस कर लेते हैं। तो पहले 0, फिर 2 3 10 11 12 15। इसकी आ गई सारी। अगले पे आ जाओ, 16 17 18 19 20 21 26 27। ये हमने मार्किंग कर ली। अब हमें इसके अंदर ग्रुपिंग बनानी है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि सेम ग्रुपिंग बन पाए। देखो, ये दोनों का पेयर बनाओ और ये दोनों का पेयर बनाओ। ये क्या हो गए, ये दोनों हो गए एडजेसेंट सेल्स, सेम पेयर बन रहा है। ठीक है, और क्या कर सकते हो, और इसके अंदर अगर चाहो तो देखो ये दोनों का पेयर बनाओ और इधर से इन दोनों का भी पेयर बना लो। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये दोनों भी क्या हो गए, एडजेसेंट सेल हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा क्या करो, ये चारों वंस का एक क्वाड बना लो। अब ये वाले एडजेसेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके सारे कवर हो गए। अब इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर एक पेयर ये बनेगा, ये वाला वन तो अकेला रह जाएगा, ये किसी के साथ नहीं जुड़ सकता है, और इसको ऐसे जोड़ सकते हो, तो ये बनेगा। अब देखो, सबसे पहले मिन टर्म्स लिख लेता हूं। एक ही जगह लिख लो, दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है, उसी को रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, पहला जो हमने एडजेसेंट सेल बनाया था, इसमें रो में क्या कॉमन आ रहा है, BC बार, और कॉलम में D। तो BC बार D। A क्यों हट गया, A इसलिए हट गया, दोनों में क्या था, एडजेसेंट। अब दूसरे पेयर पे आओ, जो बनाया था, रो में क्या कॉमन है, B बार C बार, कॉलम में क्या कॉमन है, D। तो B बार C बार। वैसे एक गलती हम लोगों ने कर दी, जो यहाँ पे दिख भी जाएगी, देखो, B बार C बार D और B C बार D, इसमें C बार D कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों का सम किसके बराबर है, C बार D। और ये चीज वैसे यहां से भी कर सकते थे कि ये दो पेयर ना बना करके, देखो गलती होती है ना, तो बूलियन अलजेब्रा से दिख जाती है, ये दो पेयर ना बना के क्या कर देते, एक क्वाड ऐसा बना देते। तो दिख रहा है ना, एक क्वाड भी तो बन सकता था, हमें दो अलग अलग पेयर की जरूरत नहीं थी। और वही चीज बूलियन अलजेब्रा से निकल के भी आ गई, ये दो पेयर की जगह क्या बना लो, एक क्वाड। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि एडजेसेंट सेल्स हो गए, इसमें से एक गायब हो गया। अब आगे आ जाओ, इसके अंदर एक क्वाड बनाए, तो देखो B बार C बार D बार C, D बार E बार D बार E। तो रो में क्या कॉमन है, B बार C बार और D बार C में से B बार, और कॉलम में क्या कॉमन है, D बार। लेकिन ये दोनों में कॉमन नहीं है, ये वाला क्वाड दोनों में तो नहीं आ रहा। जब दोनों में नहीं आ रहा तो A तो हटेगा नहीं, तो ये किस में आ रहा है, A = 1। मिन टर्म में 1 वाले वेरिएबल को एज इट इज लिख देते हैं A। ठीक है, अब इसके खत्म हो गए, इस पे आ जाओ। ये वाला पेयर देखो, इसमें रो वाइज क्या कॉमन है, B बार C बार, और कॉलम वाइज फर्स्ट और फोर्थ में E बार। तो B बार C बार E बार, और किसके लिए है, A = 0, तो क्या लिखोगे, A बार।
दूसरा पेयर कवर हो गया। तीसरे पेयर पे आओ, रो कॉलम में क्या कॉमन है, डीई, रो में बीसी और बीसी बार में बी, बी डीई, और किसमें ए इक्वल टू 0 तो ए बार। लास्ट टर्म, इसमें कोई पेयरिंग नहीं है तो बीसी डी बार ई बार, और किसके लिए है, ए इक्वल टू 0 के लिए तो ए बार। अब कितने लिटरल्स आ रहे हैं जरा देखें, 2 + 3 5 + 4 9 + 4 13 + 5 18। तो कितने लिटरल्स हो गए इसके अंदर, 18 लिटरल्स हमारे टोटल बन रहे हैं। तो 18 लिटरल्स का ये हमारा एक्सप्रेशन। क्लियर है, ये चीज समझ आती है। तो हमेशा कोशिश ये करना कि बड़े से बड़ा ग्रुपिंग बने और दोनों में कॉमन बने तो ही हमारे लिए अच्छा है। एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे 5 वेरिएबल पे, और अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अब देखो अब की बार क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अब की बार एक फंक्शन गिवन है इंस्टेड ऑफ मिन टर्म्स, और इसको मिनिमाइज करना है। तो पहला है ए बी प्लस सी डी प्लस ए बार बी बार ई प्लस बी सी बार डी बार ई बार, इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, वैसे तो देखने में लग रहा है कि काफी छोटा है, फिर भी केमैप से हमें ये चेक करना है क्या इससे छोटा पॉसिबल है। तो अगेन क्या करोगे, 5 वेरिएबल के लिए 2 केमैप बनाएंगे। पांच वेरिएबल के लिए फिर से हम 2 केमैप बनाते हैं। ये बन गया पहला केमैप, वैसे देखो इस बार अगर सोचा जाए सेल के अंदर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मुझे मिन टर्म्स का नंबर गिवन नहीं है, तो मैपिंग वैसे भी नंबर से नहीं होगी। अब एक और तरीका बताता हूं मैपिंग का। एक तो मैंने पहले क्या बताया था कि जो नंबर गायब है उससे मैपिंग की जाती है। अभी एक और तरीका देखते हैं, वो इसका शॉर्टकट तरीका है कि केमैप में हम लोग डायरेक्टली टर्म देख के भी मैपिंग कर सकते हैं, और वो तुम्हें आसान लगेगा एज कंपेयर टू कि नॉर्मल एसओपी से कैनोनिकल एसओपी में जाए हमेशा। तो वो कैनोनिकल एसओपी बनाने में टाइम ज्यादा लगता है। अब देखो जो पहले वाला केमैप है वो किसके लिए है, a इक्वल टू 0 और ये है a इक्वल टू 1 के लिए। अब क्या करो, दोनों तरफ ना मिन टर्म्स लिख लो, b बार c बार, b बार c, bc, bc बार, ऐसे d बार e बार, d बार e, डी ई और डी ई बार, ऐसे इधर बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, डी बार ई बार, डी बार ई, डी ई और डी ई बार। ठीक है, अब देखो पहली टर्म क्या है, ए बी। ए आने का मतलब है ए को क्या लेके चल रहे हो, 1, ए 1 चल रहा है ना, तो कौन से केमैप में बात करूंगा, सेकंड। और क्या लिखा है, बी, यानी जिन सेल्स में बी आ रहा है वहां 1 रख दो। अब देखो बी कहां कहां आ रहा है, थर्ड और फोर्थ रो में आ रहा है, तो थर्ड और फोर्थ रो में बी आ रहा है तो इसको 1 कर दो। ये बात समझ आई। जब सी डी ई आ ही नहीं रहा तो क्या देखो बी कहां आ रहा है और डायरेक्टली क्या लिख दो, 1। आगे आ जाओ, सी डी, सी डी में ए गायब है। ए गायब सिर्फ तभी हो सकता है जब वो टर्म दोनों केमैप में हो। तो ये देखो सी और डी, सी आ रहा है इन दोनों रोज में और डी कहां आ रहा है, थर्ड और फोर्थ कॉलम में। तो सी आ रहा है सेकंड और थर्ड रो
और डी आ रहा है थर्ड और फोर्थ कॉलम, तो ये वाले 4 हो गए। सोच के देखो, इन दोनों में सी आया और थर्ड और फोर्थ कॉलम में क्या आया, डी आया, तो 4 1 आ गए। ऐसे इधर आ जाओ, सी आ रहा है सेकंड और थर्ड रो इसमें, और डी आ रहा है थर्ड और फोर्थ कॉलम, तो इंटरसेक्शन कौन सा बना, ये, इसमें सी भी आ रहा है और इसमें डी भी आ रहा है। अगला ए बार बी बार ई, ए बार का मतलब है ए को क्या रखा गया है, 0, तो कौन से के मैप की बात हो रही है, पहले के मैप की। अब आगे देखो बी बार ई, बी बार कहां आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड रो में, ई कहां आ रहा है, सेकंड और थर्ड कॉलम में, तो ये आ गए 4 1 डी बार ई के हिसाब से। डी बार माने फर्स्ट और सेकंड रो और ई माने सेकंड और थर्ड कॉलम, ये आ गया। अगला बी सी बार डी बार ई, इसमें ए नहीं आ रहा, यानी दोनों के मैप में। बी सी बार देखो, बी सी बार है चौथा रो, डी बार ई बार पहला कॉलम, तो ये आ गया, और ऐसे ही यहां पे भी ये आ गया, ठीक है ना। ये बात क्लियर है, सारे वंस मैप हो गए। इसको कैनोनिकल में कन्वर्ट करने से आसान है ना, तो तुम्हें क्या देखना है, जो लिटरल यहाँ आ रहा है वो लिटरल के मैप में कहां आता है, और के मैप में जिन सेल्स में वो लिटरल आता है सभी सेल में क्या प्लेस कर दो, 1। जैसे फिर से समझो, सीडी था, सीडी के अंदर दोनों के मैप में जाएगा क्योंकि ए नहीं है, तो सीडी में मैंने देखा सी कहां आ रहा है, सी आ रहा था सेकंड और थर्ड रो में। डी देखो, डी आ रहा है थर्ड और फोर्थ कॉलम में, तो थर्ड और फोर्थ कॉलम और सेकंड थर्ड रो, इनके इंटरसेक्शन के 4 सेल बने, तो इन चारों में क्या प्लेस कर दिया, 1। अब ग्रुपिंग देखते हैं। ग्रुपिंग देखो 8 से शुरू करो, 8 में तो ये बन गया ना, ये ऑक्टेट बन रहा है, और कोई ऑक्टेट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। अब ट्राई करो क्वाड का, ये क्वाड बन रहा है। अब चेक करो क्या यही क्वाड दूसरे के मैप में भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, और इससे फायदा क्या होगा, इससे ए एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद देखो एक क्वाड ये बन सकता है, बट ये दूसरे के मैप में नहीं है, ये सिर्फ इसी में। अब एक 1 बचा, इस 1 को और इस 1 को अगर ग्रुप कर दे तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ए। तो देखो पहले ऑक्टेट की इक्वेशन लिखो, क्या कॉमन है, बीसी और बीसी बार में बी कॉमन है, लेकिन सिर्फ ए वाले के मैप में है, तो 1 है तो ए। अगली क्वाड पे आ जाओ, सेकंड वाली ग्रुपिंग, क्या कॉमन है दूसरी और तीसरी रो में, सी, तीसरे और चौथे कॉलम में डी, और दोनों के मैप में है तो ए नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, सी डी। इस वाले क्वाड पे आओ, क्या कॉमन है, बी बार सी बार और बी बार सी में बी बार, और कॉलम में क्या कॉमन है, ई, तो बी बार ई, बट कौन से के मैप में है, ए इक्वल टू 0 वाले, तो क्या लिखूं, ए बार। ये वाला 1 देखो दोनों के मैप में, यानी ए नहीं आएगा, तो क्या है, बी सी बार है और डी बार ई बार है, तो बी सी बार डी बार ई बार, तो सेम एक्सप्रेशन आ गया वापस, यानी ओरिजिनल एक्सप्रेशन पहले से ही क्या है, मिनिमाइज्ड है, उसको और मिनिमाइज नहीं कर सकते। ये बात समझ आ गई। 5 वेरिएबल के मैप के अंदर हमेशा ग्रुपिंग मैक्सिमम बनाओ और कोशिश करो दोनों में आइडेंटिकल ग्रुपिंग बनाओ, तो जो भी टर्म दोनों में कॉमन है उसमें से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, एमएसटी। ऐसे ही हम लोग चाहें तो ज्यादा वेरिएबल पे भी जा सकते हैं, 6 वेरिएबल। 6 वेरिएबल में क्या करोगे, 4 वेरिएबल का के मैप बनाओ, बचे कितने, 2, 2 के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4, तो 4 वेरिएबल वाले 4 के मैप बनेंगे। 2 वेरिएबल 0 0 हो सकते हैं, 0 1 1 0 और 1 1, ये चारों कॉम्बिनेशन के लिए एक एक के मैप बनेगा, तो ओवरऑल 4 के मैप बनेंगे, तो 64 सेल्स की जगह 4 into 16 सेल्स के हिसाब से हम लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक बात है। तो 4 के मैप बनाओगे और फिर कोशिश करोगे कि चारों में आइडेंटिकल मैपिंग बन पाए, चारों में आइडेंटिकल बन गए तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे 6 वेरिएबल पे आज तक जो है ना, सिविल सर्विस में एक बार कन्वेंशनल क्वेश्चन आया है, 5 वेरिएबल से आगे कन्वेंशनल में भी नहीं पूछते हैं। अगर पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 4 के मैप कितने कितने के, 16 16 सेल के,
और फिर इसी तरह से उसके अंदर भी मैपिंग की जाएगी। ठीक है, तो 6 वेरिएबल से ज्यादा आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे 7 वेरिएबल हो गए तो कितने सेल बनने चाहिए? 128। कैसे बनाओगे कि 16-16 वाले 8 के मैप बनाए जाए, और इसके हिसाब से हमारा जो एफर्ट है मैनुअली बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, तो के मैप को ज्यादातर 6 वेरिएबल से आगे यूज नहीं करते, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ के मैप बनते जाएंगे तो उनमें आइडेंटिकल मैपिंग देखना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई 5 वेरिएबल के मैप। अब हम एक और टॉपिक पे चलते हैं जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम होता है प्राइम इम्प्लीकेंट। अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशन हमें समझनी होती है और उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन की हम बात करते हैं विच इज कॉल्ड एज इम्प्लीकेंट। अब बात आती है इम्प्लीकेंट नामक चीज क्या है। इम्प्लीकेंट क्या होता है? के मैप में जितने भी वंस हैं या वंस की ग्रुपिंग है, देखो के मैप में पहले तो 1 डालते हो और बाद में उन 1 को क्या कर लेते हो? क्लब कर लेते हो। तो मैं कह रहा हूं के मैप में जितने भी वंस हैं या वंस की ग्रुपिंग है और हर एक को बोला जाता है इम्प्लीकेंट। तो इम्प्लीकेंट इज नथिंग बट मिनटर्म्स प्रेजेंट इन द के मैप और each grouping of the minterm will be called as a implicant। ठीक है, तो ओवरऑल कैसे लिख के आओगे डेफिनेशन अगर पूछी जाती है? each minterm or grouping of minterms is called as an implicant। ये बात क्लियर है? तो जैसे देखो एग्जांपल देखें, अगर मान लो 3 वेरिएबल का के मैप ले लेता हूं, अब मैं ये बता रहा हूं कि इसके अंदर इम्प्लीकेंट कौन से होंगे। ठीक है, अब मान लो मैंने इसमें वंस प्लेस करके तुम्हें दे दिए, सपोज ये। अब इसमें कितने वंस हैं? 6 वंस हैं। तो ये जो मिनटर्म है M0, M1, M2, M3, M5, M7, ये सब क्या है? इम्प्लीकेंट कहलाएंगे। अब इनकी ग्रुपिंग भी कर लो, पेयर 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 क्वाड क्वाड। तो कितने पेयर मैंने बना लिए? देखो, एक हॉरिजॉन्टल वाले 3 बनाए और नीचे भी हॉरिजॉन्टल का 1, तो 4 पेयर हो गए, और 2 पेयर मैंने वर्टिकल के बना दिए। ठीक है, एक पेयर ये भी बन सकता है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल कितने बनाए? हॉरिजॉन्टल 4 ऊपर 1 नीचे 5 और वर्टिकल 2, तो 7 पेयर बनाए। और कितने क्वाड बनाए? 2 क्वाड बनाए। ये सभी क्या कहलाएंगे? इम्प्लीकेंट। यानी हर पॉसिबल ग्रुपिंग और हर मिनटर्म को जोड़ करके क्या कह देते हैं? इम्प्लीकेंट। जितनी ग्रुपिंग बना सकते हो बनाओ, ठीक है, जितने पेयर बना सकते हो बनाओ, और जितने क्वाड बना सकते हो बनाओ, उन सभी को क्या कहेंगे हम लोग? इम्प्लीकेंट। यहां ये मत सोचना बनाना जरूरी है या नहीं, बनाना यूजफुल है या नहीं। हर पॉसिबल ग्रुपिंग तुम्हें बनानी है, भले ही वो काम आए या नहीं, हर ग्रुपिंग बननी चाहिए और सबको क्या बोलेंगे? इम्प्लीकेंट। तो देखो कितने हो गए? 6 तो मिनटर्म, 7 13 और 2 15, तो इसके अंदर 15 इम्प्लीकेंट्स हमारे प्रेजेंट है। ये बात समझ आई? हर ग्रुपिंग और हर मिनटर्म को जोड़ के क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेंट। लेकिन इम्प्लीकेंट अपने लिए जरूरी नहीं होते, अपने लिए ज्यादा नेसेसरी डेफिनेशन है सेकंड, जिसे कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। अब ये प्राइम इम्प्लीकेंट क्या चीज है? प्राइम इम्प्लीकेंट ऐसे इम्प्लीकेंट होते हैं जिसमें बड़े ग्रुपिंग के अंदर छोटा ग्रुपिंग अलाउड ना हो। अब एक चीज सोच के देखो, जैसे ये वाला क्वाड है, ये वाला क्वाड है,
इसके अंदर मैंने 4 पेयर भी बनाए हैं, 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। यानी क्वाड के अंदर जब 4 वन आ रहे थे उसमें 2-2 वंस को जोड़ के कितने पेयर बना दिए? 4। तो अगर ऐसी ग्रुपिंग अलाउ ना की जाए तो उन्हें बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। तो प्राइम इम्प्लीकेंट कुछ भी नहीं है, एक ऐसा इम्प्लीकेंट जिसमें बड़े ग्रुप के अंदर छोटा ग्रुप अलाउड ना हो। तो क्या बोलोगे? एन इम्प्लीकेंट इन विच स्मॉलर ग्रुपिंग इज नॉट अलाउड विद इन अ बिगर ग्रुप इज कॉल्ड एज अ प्राइम इम्प्लीकेंट। तो इसी एग्जांपल के अंदर अगर प्राइम इम्प्लीकेंट काउंट करने के लिए बोलूं, देखो एग्जाम में कभी भी इम्प्लीकेंट काउंट नहीं कराते हैं, काउंट सिर्फ प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट बनाना आसान है, बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग बनाओ जैसे के मैप में बनाते हो, और कोशिश ये करो कि बड़ी ग्रुपिंग के अंदर कोई छोटी ग्रुपिंग नहीं लेंगे। यानी ऑक्टेट के अंदर क्वाड नहीं बनाऊंगा या क्वाड के अंदर पेयर नहीं बनाऊंगा। तो देखो यहां पहले बड़ी ग्रुपिंग बनाओ। सबसे बड़ी ग्रुपिंग ऑक्टेट हो सकती है बट वो बनेगी नहीं, 8 वन तो नहीं है, तो क्या बना लो? क्वाड। ये हो गया भाई एक ये क्वाड हो गया। अब क्या कोई स्कोप बचा? कोई वन बचा? कोई वन नहीं बचा। कोई वन नहीं बचा तो यहां कोई पेयर भी नहीं बनेगा। ऐसा मत करना कि क्वाड के अंदर इन दोनों वन का पेयर बना दो। तो क्वाड के अंदर इन दोनों वंस का जो पेयर बनेगा वो इम्प्लीकेंट तो कहलाएगा बट प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं कहलाएगा। तो प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर क्या करना है? बड़ी ग्रुपिंग से शुरू करो और बड़ी ग्रुपिंग के अंदर घुस के छोटी ग्रुपिंग नहीं बनाते। तो यहां कितने प्राइम इम्प्लीकेंट हैं? 2, और दोनों के दोनों क्या है? क्वाड। ये बात समझ आई? तो प्राइम इम्प्लीकेंट इज नथिंग बट it is combination of minterms such that within a bigger combination smaller combinations are not allowed। और प्रेफरेंस क्या होती है? पहले ऑक्टेट बनाओ, ऑक्टेट के बाद क्या बनेगा? क्वाड, और क्वाड के बाद क्या बनेगा? पेयर। बट ऑक्टेट के अंदर क्वाड और पेयर नहीं बना सकते, क्वाड के अंदर पेयर नहीं बना सकते। तो यहाँ प्राइम इम्प्लीकेंट है सिर्फ 2, जबकि इम्प्लीकेंट कितने आए थे हमारे? इम्प्लीकेंट आए थे 15। ठीक है, 7 और 6 13 और 2 15। ये बात क्लियर हुई प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है? और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में ना इम्प्लीकेंट कभी कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा तो शुरुआत प्राइम इम्प्लीकेंट से करेगा। अब बताते चलना कि प्राइम इम्प्लीकेंट कितने कितने हैं, कॉम्बिनेशन देता चल रहा हूं। 3 वेरिएबल के के मैप में दिखा रहा हूं, बाद में 4 वेरिएबल के भी एग्जांपल देख लेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है अगर डेफिनेशन क्लियर रहे। मैक्सिमम जनता के साथ दिक्कत ये आती है इस टॉपिक में डेफिनेशन क्लियर नहीं होती। तो डेफिनेशन को रटो मत, बस समझ लो कि मैप के अंदर कैसे देखा जाता है। जैसे ये, अब देखो ऑक्टेट नहीं बन सकता क्योंकि 8 तो बनेंगे नहीं, क्वाड नहीं बन सकता, 4 एक साथ नहीं है, तो क्या बनाओगे? पेयर। तो देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन। ठीक है, ऐसा मैंने बोला नहीं है कि कोई कॉम्बिनेशन, देखो हर कॉम्बिनेशन बनाना है बट बड़े के अंदर छोटा नहीं, यानी क्वाड के अंदर पेयर नहीं। अब ऐसा मत बोलना 2 पेयर से काम हो गया तो तीसरा क्यों बनाया? पेयर के साथ पेयर बन सकता है, दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है, लेकिन क्वाड के अंदर घुस के पेयर मत बनाना या ऑक्टेट के अंदर घुस के क्वाड मत बनाना, बट जितने भी पेयर बन सकते हैं, जितने भी क्वाड बन सकते हैं वो बनाओ। बात समझ आ रही है? क्वाड के अंदर पेयर अलाउ नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर एक और पेयर बन सकता है तो बिल्कुल बनाएंगे। तो यहां कितने प्राइम इम्प्लीकेंट है भाई? यहां 3 है, और तीनों के तीनों कैसे हैं? पेयर। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, खुद से भी ट्राई करो कि वीडियो पॉज करके तुम बता पाओ कि कितने प्राइम इम्प्लीकेंट बनेंगे। यहां मिनिमम एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे, यहां सिर्फ काउंटिंग करनी है। जैसे ये
अब ऑक्टेट तो नहीं बन पाएगा क्योंकि 2 वन और होने चाहिए थे, क्वाड बनाओ, ये बन गया एक क्वाड और ये बन गया दूसरा क्वाड, 2 क्वाड बन गए। अब मेरा कहना ये है क्वाड के अंदर पेयर मत बना लेना ऐसे, ये गलत है, क्वाड के अंदर पेयर नहीं बनाना है, बट अगर एक और क्वाड बन सकता सारे वंस कवर होने के बावजूद भी तो भी हम बना लेते, ठीक है। तो इसके अंदर प्राइम इम्प्लीकेंट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं और दोनों के दोनों क्या हैं अपने, दोनों के दोनों अपने क्वाड हैं। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल लेता हूं, अब देखो फिर से ऑक्टेट से ट्राई करो, ऑक्टेट तो नहीं बन सकता, 8 बननी है, तो क्या बना लूं, क्वाड, क्वाड बन गया और साथ ही साथ ये पेयर बनाना पड़ेगा वरना ये 1 कवर नहीं हो पाएगा। बट और कोई पेयर मत बनाना, क्वाड के अंदर घुस के पेयरिंग नहीं की जाती। तो यहाँ कितने प्राइम इम्प्लीकेंट हो गए, यहाँ हो गए 2, एक क्वाड हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, एक पेयर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, अब देखो ऑक्टेट का ट्राई करो, ऑक्टेट बन सकता है क्या, ऑक्टेट नहीं बनेगा, 8 वन नहीं है, क्वाड, कहीं 4 वन कंबाइन होते दिख रहे हैं, 4 वन भी नहीं हो रहे, तो क्या बना है, पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो कितने प्राइम इम्प्लीकेंट हो गए, 4, ठीक है। जरूरी है या नहीं हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है, बस बड़े के अंदर छोटा कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। ये क्लियर है, प्राइम इम्प्लीकेंट कैसे काउंट किए जाते हैं। तो जो इक्वल प्रायोरिटी वाले हैं ना वो कितने भी बनाओ, जैसे चाहते तो यहाँ 3 पेयर में कवर हो गया था, फिर भी मैंने चौथा पेयर बनाया क्योंकि पेयर और पेयर की प्रायोरिटी इक्वल है, तो जितने बन सकते हैं सारे बनाने पड़ेंगे। अब इसके बाद तीसरी डेफिनेशन आती है प्राइम इम्प्लीकेंट के बाद, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, जिसे बोलते हैं ईपीआई। अब पहले ना इसकी डेफिनेशन लिखो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें लिखो ईपीआई इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट, ईपीआई इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट in which there is at least one minterm, there is at least one minterm which is not covered by any other prime implicant, which is not covered by any other prime implicant, ठीक है। इसका मतलब ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट देखने हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी मिनटर्म, कम से कम एक मिनटर्म ऐसी होनी चाहिए जो किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट का हिस्सा नहीं है। मिनटर्म का मतलब ये जो वंस लिखे हुए, कम से कम हर ग्रुपिंग में या एक ग्रुपिंग में ऐसा एक वन होना जरूरी है जो किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट का हिस्सा नहीं है। देखो जरा ये वाला पहला पेयर देखो, पहले पेयर में ये वाला वन ऐसा है जो किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट में नहीं आ रहा, लेकिन ये दूसरे वाला वन इस पेयर में भी आ रहा है और वर्टिकल वाले पेयर में भी आ रहा है। ऐसे ये वाला पेयर देखो, इस वाले पेयर में भी ये वाला वन ऐसा है जो दूसरे प्राइम इम्प्लीकेंट में नहीं जा रहा। तीसरा पेयर देखो, तीसरे पेयर के दोनों वन किसी और ग्रुप का भी हिस्सा है। तो जब किसी भी पेयर या किसी भी ग्रुपिंग के सभी वन किसी ना किसी और ग्रुपिंग में लाई करते हैं तो उसे ईपीआई नहीं कहते। तो पीआई यहाँ पे वंस नहीं है, पीआई 3 पेयर है, तो हर पेयर में चेक करो
क्या एक वन ऐसा है जो किसी और पेयर या क्वाड में लाई नहीं कर रहा? पहले पेयर में लेफ्ट वाला वन ऐसा है जो और किसी पेयर या क्वाड में नहीं आता, तो ये पूरा पेयर क्या कहलाएगा? ये पूरा पेयर कहलाएगा ईपीआई। ये मत समझना वन को ईपीआई बोल रहा हूं, इस पूरे पेयर को बोल रहा हूं। ऐसे नीचे वाले पेयर में जो वन है ये किसी और पेयर में नहीं है, तो ये वाला पेयर भी क्या कहलाएगा? ईपीआई। तो यहां कितने ईपीआई हो गए भाई? यहां हो गए 2 ईपीआई। इधर आ जाओ, यहां कितने प्राइम इंप्लीकेंट है? 2। दोनों क्वाड है ना। अब देखो इस वाले क्वाड के ये दोनों वंस ऐसे हैं जो किसी और पेयर में नहीं है, दूसरे क्वाड में भी ये दोनों वंस ऐसे हैं जो किसी और पेयर में नहीं है, तो दोनों ही क्वाड क्या है? ईपीआई। कम से कम एक वन ऐसा होना चाहिए जो और किसी में ना जाए। एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, बट कम से कम एक वन ऐसा हो जो किसी और ग्रुपिंग का हिस्सा ना हो। और पूरे ग्रुप को ईपीआई बोल रहा हूं, वन को ईपीआई नहीं बोलते। आगे आ जाओ, यहां कितने पीआई है? 2। एक क्वाड एक पेयर। अब देखो पेयर का ये वाला जो वन है ये और कहीं हिस्सा नहीं है, तो पेयर क्या हो गया? पेयर हो गया ईपीआई। क्वाड देखो, क्वाड के 3 वन ऐसे हैं जो सिर्फ क्वाड का हिस्सा है, तो एक क्वाड भी क्या हो गया? ईपीआई। तो कितने ईपीआई हुए? 2। ठीक है, इधर आ जाओ। पेयर थे 4, चारों क्या थे? पीआई। ये पहले पेयर में ये वाला वन और किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं है, तो ये पेयर क्या हुआ? ईपीआई। ये वाला वन, ये वाला पेयर देखो, इसका ये वाला वन दोनों ग्रुप में लाई कर रहा है, नीचे वाला वन भी कितने ग्रुप में लाई कर रहा है? 2 में, तो ये वाला तो ईपीआई नहीं हो सकता। ये वाला पेयर देखो, ये वाला वन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 में लाई कर रहा है, दूसरे वाला वन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल 2 में लाई कर रहा है, तो ये भी ईपीआई नहीं है। चौथा पेयर देखो, ये वाला वन तो 2 में लाई कर रहा है, लेकिन ये वाला जो वन है ये सिर्फ एक ग्रुपिंग का हिस्सा है, तो ये वाला पेयर भी क्या है? ईपीआई। तो यहाँ ईपीआई कितने हो गए? 2। ये बात समझ आई? तो इस वाले ग्रुपिंग के अंदर कितने ईपीआई है? इस वाले ग्रुपिंग के अंदर 2 ईपीआई है। ठीक है, अब तीसरी डेफिनेशन आती है रिडंडेंट पीआई, जिसको बोलते हैं आरपीआई, रिडंडेंट पीआई। अब इसकी डेफिनेशन लिखना, द प्राइम इंप्लीकेंट in which each minterm is covered by an EPI is called as RPI, देखो अब यहां कितने पीआई थे? 3। ईपीआई कितने थे? 2। ये जो बचा हुआ पेयर है देखो, इसका ऊपर वाला वन भी ईपीआई में आ रहा है, इसका नीचे वाला वन भी ईपीआई में आ रहा है, तो कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके सारे वन किसी ना किसी ईपीआई में आए उसे क्या बोलते हैं? आरपीआई। तो कितने आरपीआई है यहाँ? 1। ये ध्यान रखो, उसके सारे वन किसी ना किसी ईपीआई में आने चाहिए, पीआई नहीं बोल रहा हूं, किसी ना किसी ईपीआई में आने चाहिए, तभी क्या बोलोगे? आरपीआई। ऐसा मत सोचना सारे वन किसी ना किसी ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप में तो आ ही रहे हैं, बट कैसे ग्रुप में आ रहे हैं? जो ग्रुप ईपीआई है, सारे वन अगर किसी और ईपीआई में आते हैं तभी कहोगे आरपीआई। इधर आ जाओ, इधर तो दोनों ही ईपीआई थे, तो आरपीआई का तो स्कोप ही नहीं है, तो यहां कितने आरपीआई हुए? 0। इधर आते हैं, इधर पीआई 2 थे, ईपीआई 2 थे, तो इधर भी आरपीआई का स्कोप नहीं है, तो आरपीआई यहां भी कितने हो गए? 0। इस पे आते हैं, अब देखो इसमें देखो पहले वाला ईपीआई है, ये वाला पेयर देखो जो वर्टिकल है, इसका एक वन ईपीआई में आ रहा है, लेकिन दूसरा वन सिर्फ पीआई में आ रहा है, ईपीआई में नहीं आ रहा। अगर ये वाला गोला भी ईपीआई होता तब मैं कहता कि इसके दोनों वन ईपीआई में आ गए, तो इसके दोनों वन ईपीआई में नहीं आए, इसका ऊपर वाला वन ईपीआई में आया,
नीचे वाला 1 ईपीआई में नहीं गया। ऐसे ही दूसरा पेयर देखो, इसका ये वाला 1 ईपीआई में नहीं गया, दूसरा 1 सिर्फ ईपीआई में गया है, तो यहां कोई आरपीआई नहीं है। आरपीआई वो होते हैं जिनके सभी 1 किसी ना किसी ईपीआई में जाए, पीआई में नहीं, ईपीआई में जाए। तो ये जो वर्टिकल वाला है, इसका एक 1 ईपीआई में गया, दूसरा ईपीआई में नहीं गया। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है, एक 1 ईपीआई में गया बट दूसरा 1 ईपीआई में नहीं गया, तो ये आरपीआई में नहीं आता। लास्ट डेफिनेशन लिखो, सिलेक्टिव पीआई, एसपीआई, सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, एसपीआई। ठीक है, तो इसमें लिखना द प्राइम इम्प्लीकेंट्स in which all midterms are covered by other PI या are covered by multiple PI, in which all midterms are covered by multiple PI, but there is at least one midterm which is not a part of other EPI is called as SPI. Other EPI is called as SPI. इस डेफिनेशन का मतलब है सभी 1 मल्टीपल ग्रुप में होने चाहिए, हर एक 1 के ऊपर ग्रुपिंग एक से ज्यादा हो। ग्रुपिंग तो एक से ज्यादा हो, लेकिन वो सारी ग्रुपिंग ईपीआई ना हो। कहने का मतलब ऐसे ग्रुप्स देखने हैं जिनके 1 मल्टीपल ग्रुप में लाई करें बट मल्टीपल ईपीआई में ना लाई करें। देखो जैसे यहां तो टोटल सेटिस्फाई हो गया, पीआई 3 थे, ईपीआई 2 थे, आरपीआई 1 था, तो एसपीआई 0। तो हमेशा ये ध्यान रखना, पीआई जो होते हैं इनका वैल्यू ईपीआई प्लस आरपीआई प्लस एसपीआई, 3 तरह के प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं। तीनों का सम किसके बराबर होता है? टोटल प्राइम इम्प्लीकेंट। इधर पीआई 2 थे, ईपीआई 2 थे, तो एसपीआई 0 थे। इधर पीआई और ईपीआई 2 थे, तो एसपीआई 0। अब इस पे आओ, यहां समझने वाली बात है। देखो ये जो 2 मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं तो ईपीआई हो गए। अब ये वर्टिकल वाला देखो, इसका एक 1 तो ईपीआई में चला गया, दूसरा 1 ईपीआई में नहीं गया, तो ये ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट है जिसका एक ही 1 ईपीआई में कवर होता है, तो इसे बोलेंगे एसपीआई। जिस प्राइम इम्प्लीकेंट के सारे 1 ईपीआई से कवर ना हो उसे बोलते हैं एसपीआई। ये देखो हॉरिजॉन्टल वाला, इसका एक 1 तो ईपीआई में घुस गया, ये वाला 1 ईपीआई में नहीं घुसा, तो ये भी क्या है? एसपीआई। तो यहां कितने एसपीआई हैं? 2। तो एसपीआई ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं जिसके सभी 1 किसी और ग्रुप में लाई करें बट वो सारे ग्रुप ईपीआई ना हो। तो 1 शुड लाई इन मल्टीपल ग्रुप्स बट नॉट ऑल ग्रुप शुड बी ईपीआई। ये बात समझ आई? एसपीआई कैसे पहचानोगे? और नहीं भी पहचान पाओ तो क्या करना, टोटल प्राइम इम्प्लीकेंट माइनस ईपीआई माइनस आरपीआई क्या दे देगा? एसपीआई इस इक्वेशन से। और आरपीआई क्या होते हैं? जिसके सभी 1 किसी ना किसी ईपीआई में चले जाए, किसी ना किसी ईपीआई में जाए, ना कि पीआई में। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो 3 वेरिएबल वाले हुए ना, अब 1 2 4 वेरिएबल वाले दिखाता हूं। डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है तो कितने भी वेरिएबल का के मैप दे दूं फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे तो 4 से ज्यादा का नहीं देंगे। तो इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं और टर्म्स भी फाइंड कर लेते हैं कितनी आ रही है। ठीक है, तो इससे हमारी दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सप्रेशन की भी और ईपीआई पीआई की भी। 4 वेरिएबल का के मैप है ए बी सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0।
0 0 0 1 1 1 1 0, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। अब सपोज मैंने तुम्हें 1 मार्क करके दे रखे हैं, कुछ इस तरह। अब देखो इसमें क्वाड तो नहीं बन सकता, 4 1 एक साथ तो अलाइन नहीं हो रहे, क्वाड नहीं आएगा। चलो भाई क्वाड की बात खत्म करते हैं, पेयर पे आते हैं। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर। तो कितने टीआई बने? टीआई बने 5। ठीक है, अब इसके अंदर ईपीआई देखो। ईपीआई कैसे देखोगे? ऐसे पीआई जहां एटलीस्ट एक 1 ऐसा हो जो किसी और ग्रुपिंग में ना लाई करे। तो देखो 8 और 9 वाला, इसमें 8 वाला 1 ऐसा है जो और किसी का हिस्सा नहीं है। ऐसी 7 और 6 वाला, इसमें 6 वाला 1 ऐसा है जो और किसी का हिस्सा नहीं है। तो ये क्या आएगा? ईपीआई। और ये भी क्या आएगा? ईपीआई। तो कितने ईपीआई हुए? ईपीआई हो गए 2। अब आरपीआई क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप जिनके सभी 1 ईपीआई में लाई करें। तो देखो ये जो वर्टिकल वाला है, इसका एक 1 तो ईपीआई में है लेकिन दूसरा 1 ईपीआई में नहीं है, तो ये तो आरपीआई नहीं हुआ। हॉरिजॉन्टल वाला, इसके दोनों ही 1 प्राइम इंप्लीकेंट में लाई कर रहे हैं बट ईपीआई में नहीं। वर्टिकल वाला, ये वाला 1 ईपीआई से बाहर है, ये वाला 1 ईपीआई के अंदर है। तो कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिसके दोनों 1 ईपीआई में लाई करे। तो आरपीआई कितने बने? 0। इसका मतलब जो बचे हुए 3 पेयर हैं वो तीनों क्या है? एसपीआई। क्योंकि देखो इसका 13 वाला 1 ईपीआई का हिस्सा नहीं है, इसमें 13 और 15 दोनों ही 1 ईपीआई का हिस्सा नहीं है, और वर्टिकल वाले के लिए 15 वाला 1 ऐसा है जो ईपीआई का हिस्सा नहीं है। तो वो किसमें आ गया? एसपीआई। अब कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन जब लिखते हो तो उसे ईपीआई और एसपीआई की मदद से लिखते हैं। एक पॉइंट लिखो, द मिनिमम लॉजिक एक्सप्रेशन always contains some EPI, SOME वाला सम लिखना, some SPI and all EPI। EPI सारे लेने होते हैं, SPI कोई ले सकते हो, सारे SPI लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब देखो इसका मिनिमम लॉजिक एक्सप्रेशन, पहले वाला ईपीआई क्या है? रो में कॉमन है ए बी बार, कॉलम में कॉमन है सी बार। दूसरे वाला ईपीआई, रो में कॉमन है ए बार बी, कॉलम में कॉमन है सी। अब एसपीआई सारे लेने की जरूरत नहीं है। जब 2 ईपीआई ले लिए तो कौन से 1 बचे? 13 और 15 वाला। 13 और 15 वाला एक एसपीआई से कवर हो जाता है, तो ये वाला एसपीआई ले लो 13 15 वाला। रो में क्या कॉमन है? ए बी, कॉलम में क्या कॉमन है? डी। तो ये हो गया मिनिमम एक्सप्रेशन। मैंने ये वाला एसपीआई कंसीडर कर लिया, बाकी ग्रुप लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी के ग्रुप लेकर के कोई फायदा नहीं होगा, एक्सप्रेशन बड़ा होगा, जबकि हमारे सारे 1s कवर हो चुके हैं। तो ये वाला एग्जांपल क्लियर है हमने कैसे किया है? ऐसे और एग्जांपल देखते हैं। एक काम करते हैं, के मैप दोबारा ही बना लेते हैं। चार वेरिएबल का एक और एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जीरो जीरो 0 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब सपोज मैंने 1 ऐसे दिए हैं 1 1, पहले मैं नंबर भी डाल देता हूँ 0 1 3 2, पहचानने में आसानी रहती है, 8 9 11 10 12 13 15 14। अब मैं 1s डाल रहा हूं, ठीक है, ये डाल। अब ग्रुपिंग बनानी स्टार्ट करते हैं। देखो ऑक्टेट तो बन नहीं रहा, कहीं से भी 8 1 एक साथ नहीं है, क्वाड ट्राई करो। अब देखो इसमें 2 और 3 और 11 और 10 ये मिलके क्वाड बन जाएगा केमैप रूलिंग से, ये आ गया क्वाड। तो ये पहला पीआई बन गया। अब देखो और कोई क्वाड बना सकते हो क्या? और कोई क्वाड नहीं बन पाएगा, तो अब क्या बनाता हूं, पेयर। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, छह पेयर। ठीक है, 6 पेयर बन सकते हैं। और कितने क्वाड है? एक क्वाड है। इसका मतलब है यहां पे, वैसे इसके अंदर एक क्वाड और नहीं बनेगा, नहीं एक क्वाड और नहीं बनेगा, चलो ठीक है। तो इसके अंदर क्वाड कितने हैं? एक है। और पेयर कितने हैं? पेयर है अपने 6 पेयर। अब इसके अंदर इसका मतलब पीआई कितने हो गए? पीआई हो गए 7 पीआई बन गए। अब बताओ ईपीआई। देखो ये जो क्वाड है इसका ये वाला 1 और ये वाला 1 और किसी का हिस्सा नहीं है, तो क्वाड क्या है? ईपीआई है। तो क्वाड तो ईपीआई हो गया। अब देखो ये वाला जो पेयर है इसके दोनों 1 अलग अलग जगह लाई कर रहे हैं, मल्टीपल ग्रुप में लाई कर रहे हैं। ये वाला जो पेयर है 13 और 15 भी मल्टीपल ग्रुप में लाई कर रहे हैं, 5 और 13 भी मल्टीपल ग्रुप में लाई कर रहे हैं, 4 और 5 भी मल्टीपल ग्रुप में लाई कर रहे हैं, 0 और 4 भी। इसका मतलब है ईपीआई सिर्फ एक है जो कि है क्वाड। अब आते हैं आरपीआई पे। आरपीआई तो बन ही नहीं सकता जब ईपीआई एक ही है। इसका मतलब है, हमने क्या बोला था, आरपीआई क्या होता है? ऐसा पीआई जिसके सारे वंस किसी ना किसी ईपीआई से कवर्ड हो। जब ईपीआई एक है तो सारे वंस कैसे कवर्ड हो सकते हैं? क्योंकि हमने ये बोला था पीआई के अंदर छोटे ग्रुप बनाना अलाउड नहीं है। जब छोटे ग्रुप बनाना अलाउड नहीं है तो इसका मतलब सारे वन कवर नहीं हो सकते। तो कितने एसपीआई आ जाएंगे? एसपीआई नहीं 6। ठीक है, क्योंकि जितने भी पेयर है सारे एसपीआई हैं। अच्छा देखो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूं, यहां 1 लगा देता हूं। अब मुझे बताना क्या होगा, एक बार ट्राई करो। अगर मैंने 8वें पे भी 1 दे दिया तब क्या चेंज आएगा? अब देखो क्या चेंज आएगा, इस 1 को भी कवर करना पड़ेगा। तो ये जो पेयर पहले बनाया था ना हमने रूलिंग से, ये मत बनाओ, ये पेयर ना बना के बड़ी ग्रुपिंग बनाओ, ये क्वाड बन जाएगा। तो इस बार कितने क्वाड हो गए? क्वाड 2 हो गए। और पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 पेयर प्लस 2 क्वाड इक्वल टू 7। तो पीआई तो सेम है। अब ईपीआई पे आ जाओ। अब देखो ये जो 10 वाला 1 था ये 2 क्वाड में आ गया। एक तो ये ऊपर नीचे वाला क्वाड और ये चारों कोने वाला क्वाड। लेकिन ये वाला 1 अभी भी एक ही ग्रुप का हिस्सा है। तो जो पहला क्वाड है वो ईपीआई है, क्योंकि कम से कम एक 1 ऐसा होना चाहिए जो एक ही में लाई करे। और वो कौन सा 1 है? 3 नंबर वाला। तो ये क्वाड ईपीआई है। अब मुझे बता दूसरा क्वाड ईपीआई है या नहीं? दूसरा क्वाड भी ईपीआई है, क्योंकि ये वाला 1 सिर्फ एक ही क्वाड में लाई कर रहा है। तो दोनों क्वाड क्या हो गए? ईपीआई। तो ईपीआई कितने हो गए? 2 हो गए। अब इसके बाद देखो कोई आरपीआई बन रहा है। आरपीआई एक ऐसा पीआई होता है जिसके दोनों वंस किसी ईपीआई में आ जाए।
तो देखो क्वाड तो ईपीआई है, उनको तो देखना नहीं। ये वाला पेयर देखो, इसका एक वन तो ईपीआई में जा रहा है, क्योंकि ये वाला जो क्वाड है ये ईपीआई है, लेकिन ये वाला वन ईपीआई में नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता आरपीआई। इसके दोनों ही वन ईपीआई में नहीं है, आरपीआई ये भी नहीं है। इसके भी दोनों वन ईपीआई में नहीं है, आरपीआई नहीं है। इसके भी दोनों वन ईपीआई में नहीं है, आरपीआई नहीं है। इस वाले का एक वन ईपीआई में है बट एक नहीं है, तो यहां भी कोई आरपीआई नहीं है। तो बचे हुए सारे क्या हैं? एसपीआई। अब मिनिमम एक्सप्रेशन लिखना है तो ईपीआई तो लेने जरूरी है। अब एसपीआई में से कुछ ले सकते हो, तो कैसे ले लो? देखो कुछ, एक ये ले लो, एक ये ले लो, हो गए सारे वन कवर। अब मुझे बताओ जरा नाम क्या होगा? पहले मैं मिन टर्म लिख देता हूं, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाली रो में क्या कॉमन है? बी बार, और तीसरे और चौथे कॉलम में सी, तो बी बार सी। चारों कोने पे देखो, पहली और चौथी रो में क्या कॉमन है? बी बार। पहले और चौथे कॉलम में क्या कॉमन है? डी बार। तो ये चार कोने वाला क्वाड आ गया, बी बार डी बार। ये पेयर देखो, क्या रो है? ए बी, कॉलम में क्या कॉमन है? डी, तो ए बी डी। ये वाली रो देखो क्या कॉमन है? ए बार बी, कॉलम में क्या कॉमन है? सी बार। तो ये आ गया हमारा मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो ईपीआई सारे लेने होते हैं बट कुछ एसपीआई लिए जाते हैं। 5 में से कितने एसपीआई लिए? 2, क्योंकि 2 में सारे वन कवर हो गए, उसके आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्लियर है? काउंटिंग कैसे होगी? बड़ी ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करो, फिर उसमें ईपीआई काउंट करो। वो कैसे करोगे? ये चेक करो कि कोई ना कोई वन ऐसा होना चाहिए जो दूसरे ग्रुप में ना लाई करे। अगर ऐसा है तो ईपीआई है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक लिखना, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ईपीआई। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ईपीआई। अब देखो, मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी, जब कभी हम एक्सॉर बनाते हैं, एक्सॉर जब बनाते हैं तो उसमें ग्रुपिंग नहीं होती। जब इवन और ऑड ब्लॉक वाला कंसेप्ट बताया था तो मैंने बोला था एक्सॉर में कभी भी ग्रुपिंग नहीं हो पाती। और देखो, हमने एक्सॉर कैसे बताया था कि ऑड नंबर ऑफ वंस में एक्सॉर बनता है। जैसे 3 वेरिएबल में समझ लो, इजीली समझ आ जाएगा। तो यहां पे क्या था? 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब ऑड वालों में अगर 1 डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक्सॉर। ये था। अब देखो, इसके अंदर कहीं ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या? इसके अंदर कोई ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 4 मिनटर्म है, चारों ही क्या है? पीआई। और चारों में सारे वन ऐसे हैं जो किसी और पीआई में नहीं आ रहे, तो चारों क्या है? ईपीआई। तो ईपीआई को कैसे लिख सकते हो? यहां पे 8/2, 2 की पावर n/2, 2 की पावर n-1। तो यही मैक्सिमम ईपीआई होते हैं। और ये कब होते हैं? जब कोई ग्रुपिंग ना बन पाए। कोई ग्रुपिंग कब नहीं बनती है? एक्सॉर के केस में। तो ये ध्यान रखना, n यहां पे है नंबर ऑफ वेरिएबल। तो मैक्सिमम ईपीआई हमेशा कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मिनटर्म्स डिवाइडेड बाय 2। आधी मिनटर्म्स अगर ऐसे अरेंज की जाए कि कोई ग्रुपिंग बन ही ना पाए तो सारे ही क्या हो जाएंगे? ईपीआई। और ईपीआई मैक्सिमम कितने हो गए? 2 की पावर n-1। अब देखो, जब पीआई ईपीआई बना रहे हैं तो डोंट केयर तो नहीं लिया, सिर्फ क्या लिए? वंस लिए। अगर डोंट केयर भी होते तब क्या होता? तो इसमें वाला पॉइंट लिखो, इफ डोंट केयर आर आल्सो प्रेजेंट, if don't care are also present, then only those don't care are considered, then only those don't care are considered, which help in
मेकिंग द ग्रुपिंग बिगर, विच हेल्प इन मेकिंग द ग्रुपिंग बिगर। जो सेम चीज मैंने तुम्हें मिनिमाइजेशन में बताई थी कि मिनिमाइज करते हुए सिर्फ वही डोंट केयर को 1 माना जाता है जिनसे बड़ी ग्रुपिंग बनाई जा सके, और बाकी सभी डोंट केयर को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर। जैसे मान लो एक क्वेश्चन गिवन है, एफ ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा एम 0 2 5 7 9 11 प्लस सिग्मा डी 3 8 10 12 14। ठीक है, तो यहां नंबरिंग डाल लेते हैं 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। अब जरा मिन टर्म प्लेस करो, 0 2 5 7 9 11 डोंट केयर 3 8 10 12 14। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करो क्या यहां ऑक्टेट बन सकता है। ऑक्टेट तो भाई नहीं बनेगा, कहीं भी 8 1 या 8 1 और डोंट केयर एक साथ नहीं आते। तो क्वाड बनाने की कोशिश कर लेते हैं, एक काम करते हैं, देखो ये क्वाड बन जाएगा, ये बन गया एक क्वाड, ये एक क्वाड बन जाएगा, ये बन गया एक क्वाड हमारा। अब इसके अलावा ये एक पेयर बन गया, ठीक है, ये एक पेयर बन गया, वैसे ये एक क्वाड बन जाएगा, चारों कोनों पे आ रहा है ना, तो इससे ग्रुपिंग बड़ी हो रही है, तो ये एक क्वाड बन गया, ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये भी बन सकता है। ठीक है, तो बाकी दोनों डोंट केयर को यूज करने की जरूरत नहीं है, हमारे सारे 1 इतने में कवर हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, कितने क्वाड बने, क्वाड एक तो बना है हॉरिजॉन्टल, एक ऊपर नीचे और एक 4 कॉर्नर 3, और कितने पेयर बने 2। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, कितने पीआई हो गए, इसके अंदर पीआई है हमारे 5। ठीक है, वैसे ये वाला डोंट केयर 1 तो माना हुआ, ठीक है ना, तो पीआई इसके अंदर 5 है। अब ईपीआई की बात करते हैं, ईपीआई अगर काउंट करोगे तो ये देखना है कि एटलीस्ट एक 1 ऐसा होना चाहिए जो किसी और में लाई ना करे। तो देखो इसके अंदर ये वाला हो गया, तो ये ईपीआई हो गया। अब इसके अंदर ये वाला 1 हो गया, इस क्वाड के अंदर, तो ये ईपीआई हो गया। इसके अंदर ये वाला 1 हो गया, ये भी क्या हो गया, ईपीआई हो गया। और ये वाला 1 2 में लाई कर रहा है, ये वाला x भी 2 में लाई कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता ईपीआई, हॉरिजॉन्टल वाला हो गया। और इसके भी चारों मल्टीपल में लाई कर रहे हैं, तो ये भी ईपीआई नहीं होगा। तो ईपीआई कितने हुए, ईपीआई हुए हमारे 3। तो ईपीआई 3 कौन कौन से हुए, एक पेयर और 2 क्वाड। अब आरपीआई देखो, जैसे देखो ये वाला जो पेयर है, ये वाले पेयर का ये वाला 1 ईपीआई में लाई कर रहा है, और ये वाला x ईपीआई में लाई नहीं कर रहा। ये वाला x जब ईपीआई में लाई नहीं कर रहा तो ये किस में आ जाएगा, एसपीआई में। ठीक है, और क्या बचा, एक हमारे पास क्वाड बचा, ये वाला। तो देखो इसका ये वाला 1 ईपीआई में है, हॉरिजॉन्टल वाले ईपीआई में, ये वाला x ईपीआई में है, ये वाला 1 ईपीआई में है, बट ये वाला x ईपीआई में नहीं है। तो यहां बचे हुए दोनों एसपीआई हैं, और आरपीआई क्या है, 0। ठीक है, तो इसमें कोई आरपीआई नहीं आएगा। बट ये ध्यान रखो, जो x को तुम ग्रुपिंग में ले रहे हो वो x क्या है, वो x एक 1 की तरह काउंट हो रहा है। तो जिस x को ग्रुपिंग में ले लिया वो क्या हो गया 1, और जिसको नहीं लिया वो क्या हो गया 0। तो यहाँ पीआई कितने बनने चाहिए, पीआई 5 बनने चाहिए, ईपीआई 3, एसपीआई 2 और आरपीआई 0। आरपीआई 0 क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये वाला जो क्वाड है ऊपर नीचे वाला, उसमें ये x ऐसा है जो दूसरे ईपीआई में नहीं आ रहा। ठीक है,
तो जिसके सारे वंस ऐसे हो जो और ईपीआई में आ जाए उसको क्या बोलते हैं, आरपीआई। ये वाला वन देखो ईपीआई में आ गया, ये वाला एक्स हॉरिजॉन्टल वाले ईपीआई में आ गया, ये वाला वन भी हॉरिजॉन्टल वाले ईपीआई में आ गया, बट ये वाला एक्स ईपीआई में नहीं आया, तो इसीलिए ये किसमें बन गया, एसपीआई, और ये वाला भी क्या बन गया, एसपीआई। तो दो एसपीआई है और आरपीआई है 0। ये चीज क्लियर है। लेकिन अगर देखो एक चीज पे ध्यान दो, जब से मैंने जितने भी एग्जांपल लिए सब में वन प्लेस किया, यानी मैं किसकी बात कर रहा था, मिन टर्म की, मैंने कभी भी मैक्स टर्म की बात नहीं की, ठीक है। तो अगर मैक्स टर्म में देखो, यानी के मैप में क्या प्लेस किए गए हैं, जीरोस अगर प्लेस किए गए हैं, मैक्स टर्म की बात कर रहे हैं, तो मैक्स टर्म के अंदर क्या होता है, जो नाम होते हैं इम्प्लीकेंट की जगह आता है फॉल्स इम्प्लीकेंट। फॉल्स माने जीरो वालों को देख रहे हो, ऐसे पीआई की जगह आता है एफपीआई फॉल्स प्राइम इम्प्लीकेंट, ईपीआई की जगह ईएफपीआई एसेंशियल फॉल्स प्राइम इम्प्लीकेंट, आरपीआई की जगह आरएफपीआई रिडंडेंट फॉल्स प्राइम इम्प्लीकेंट, एसपीआई की जगह एसएफपीआई, ठीक है। इस चीज को देखने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो कहने का मतलब है रूल सेम है, बट नाम में क्या लग जाएगा, एफ लग जाएगा। जैसे मान लो 1 की मैपिंग मैंने दे रखी है 1 1 1, ठीक है। तो पहले मैं इसमें पीआई ईपीआई की बात कर लेता हूं, फिर मैं एफपीआई वगैरह पे जाऊंगा। तो क्या पेयरिंग बन सकती है, ये एक पेयर हो गया और ये वाली मिन टर्म एज इट इज रह गई, किसी के साथ नहीं जुड़ेगी। अब इसके अंदर कितने पीआई बने, एक पेयर और एक मिन टर्म, 2, और दोनों ही क्या है, ईपीआई है, क्योंकि कोई भी पीआई ऐसा नहीं है जो मल्टीपल ग्रुपिंग में लाई करे। यानी आरपीआई और एसपीआई क्या हो गए, 0, ना तो कोई आरपीआई ना ही कोई एसपीआई। वहीं अगर इसका पीओएस लेते, इसी वाले एक्सप्रेशन का अगर पीओएस लेते तो क्या करते भाई, पीओएस के अंदर जहां 1 नहीं है वहां पे क्या प्लेस करते, वहां प्लेस करते 0, तो 0 0 0 0 0, यही होता। अब जरा बना लो पेयरिंग, क्वाड तो बन नहीं सकता भाई, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो 4 पेयर बन सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बनेगा। तो यानी यहां पीआई कितने हो गए, 4। अब एफपीआई बोलेंगे, एफपीआई हो गए 4। अब देखो ये वाला पहला जो पेयर है इसका ये 0 ऐसा है जो सिर्फ एक पेयर में लाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ईएफपीआई। ये वाला जो नीचे वाला पेयर है इसका ये वाला 0 ऐसा है जो एक ही में लाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ईएफपीआई। ये वाला पेयर देखो, ये वाला 0 भी मल्टीपल ग्रुप में है और ये वाला 0 भी मल्टीपल ग्रुप में है, तो यानी यहां ईएफपीआई कितने हो गए, 2 हो गए। बाकी जो हॉरिजॉन्टल वाला पेयर है इसके भी दोनों 0 एक से ज्यादा ग्रुप में है और वर्टिकल वाले पेयर के भी दोनों 0 एक से ज्यादा ग्रुप में है, तो ईएफपीआई नहीं बनेंगे। अब देखो आरएफपीआई की अगर बात करें, ये वाला 0 एक ईपीआई में आ रहा है बट ये वाला 0 ईपीआई में नहीं आ रहा, तो ये रिडंडेंट तो नहीं होगा। वर्टिकल में देखो ये वाला 0 ईपीआई में चला गया बट ये वाला 0 ईपीआई में नहीं गया, तो रिडंडेंट वाले क्या हो गए, 0। एसएफपीआई, तो जो रिडंडेंट नहीं है वो क्या है, सिलेक्टिव, तो ये क्या हो गए,
2 हो गए, ठीक है। तो जीरोस पे भी सेम रूल अप्लाई होते हैं, बट नाम चेंज हो जाता है, नाम में क्या लग जाता है, फॉल्स। फॉल्स क्या इंडिकेट कर रहा है, 0, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस इनकी डेफिनेशन जैसे हमने एग्जांपल से देखी है वैसे याद रखो, वर्ड बाय वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं। तो अगर डेफिनेशन क्लियर है तो तुम किसी भी क्वेश्चन में डेफिनेशन लगा के काउंट निकाल सकते हो। गेट में भी अगर आता है तो या तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन से ईपीआई है या कितने ईपीआई है। जैसे यहाँ 2 ईपीआई है, दोनों क्या थे, पेयर थे, उन दोनों पेयर का नाम लिखवा सकता है। नाम कैसे लिखते देखो, जैसे ये होता ए बार बी प्लस सी, मैक्स टर्म लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। तो ये वाला जो पेयर है इसका नाम क्या है, कॉमन है ए, ऊपर से है सी बार, तो ए प्लस सी बार हो गया एक ईपीआई। नीचे वाले में देखो कॉमन क्या है, ए बार, और पहली और चौथे कॉलम में क्या कॉमन है, सी। तो ये दोनों ईपीआई है। इस तरह से नाम भी पूछ सकता है काउंट के अलावा। तो अगर तुम पहचानना जानते हो तो तुम नाम भी लिख सकते हो और तुम उसका काउंट भी बता सकते हो। इस पे ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। बाकी के मैप के अंदर मिनिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और जब हम आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो ये देखोगे जितनी भी सर्किट डिजाइन करूंगा उनका लॉजिक मिनिमाइज के मैप से ही करूंगा। तो के मैप हमारे लिए एक टूल है जिससे लॉजिक मिनिमाइज किया जाता है, और इसका यूज हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल के अंदर, ठीक है। तो ये जो ईपीआई एफपीआई ये सारी टर्म्स हैं, इनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जितने भी के मैप अभी तक हमने बनाए हैं सभी के अंदर काउंट एक बार निकाल के चेक कर लो, उससे तुम्हारा ये वाला टॉपिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब के मैप पे अच्छा ग्रिप आ जाता है तब हम लोग अगले टॉपिक पे करते हैं, जो कि अगला चैप्टर का नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट पे जाने का फायदा तब है जब बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, डिजिटल का बेसिक यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। सारे टूल्स अब हमारे हाथ में है, बूलियन अलजेब्रा हमें आता है, हमें के मैप आता है, लॉजिक गेट्स पता है। अब ये देखेंगे इन सभी टूल्स को यूज करके कैसे मैं सर्किट्स डिजाइन करता हूं, कैसे मैं कुछ प्रैक्टिकल डिवाइसेस बनाता हूं जिनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, कैसे ऐसे सर्किट बनाता हूं जो मेरे लिए कुछ काम कर पाए इन सभी चीजों की मदद से। तो वो चीजें आगे के चैप्टर्स में आएंगी, बट उससे पहले जितने भी डिजिटल के लिए टूल्स हमने पढ़े हैं वो टूल्स अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, आगे हम लोग और बातें करेंगे। थैंक यू।